हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंड्यूसिव लीगल। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आपके सपोर्ट की वजह से इवन टुडे व्हेन आई एम डाउन विद कोविड, फिर भी मैं ये वीडियो शूट कर पा रही हूँ। बिकॉज मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था दैट आई विल शेयर द कंटेंट और दीज वीडियोज़ रेगुलरली. So I'm here in front of you with yet another exciting topic which most of the professional face in their day-to-day practice. हो सकता है आज आपको थोड़ा सा मेरी आवाज़ में या थोड़ी सी क्लैरिटी में प्रॉब्लम आए, तो जस्ट बेयर विद मी बिकॉज आई हैव अ वेरी ह्यूज थ्रोट इन्फेक्शन और मेरे को थोड़ा सा गले में आज पेन है, तो इसकी वजह से हो सकता है आपको आवाज़ में थोड़ा सा इशू आ सकता है. तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्डोनेशन ऑफ MGT14. जैसा हम सबको पता है कि MGT14 एक ऐसा फॉर्म है जो रेजोल्यूशंस के लिए फाइल किया जाता है. मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी कि MGT14 कब फाइल किया जाता है, क्यों फाइल किया जाता है, बिकॉज वो हम सबको नॉर्मली पता होता है. जैसा हम सब जानते हैं कि रेजोल्यूशंस के फाइल किया जाता है, तो इसमें अब सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती क्या है कि नॉर्मली जब से, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि पहले तो इतना इशू नहीं था, लेकिन जब से ये अमेंडमेंट आई है MGT14 के इंट्रोडक्शन के बाद कि प्राइवेट कंपनीज़ को बहुत सारी जगह से एग्जम्प्ट कर दिया गया MGT14 फाइल करने से, तब से मोस्टली प्राइवेट कंपनीज़ में ये गड़बड़ होती है कि हम जो MGT14 फॉर्म होता है वो अक्सर फाइल करना भूल जाते हैं अनलेस एंड अनटिल हम कोई बहुत स्पेसिफिक काम कर रहे हों जिसके कि हमें प्रोसीजर में या चेकलिस्ट में पहली चीज़ ही लिखी होती है कि MGT14 आपको फाइल करना है, तो 99% हम लोग ये भूल जाते हैं. इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो पब्लिक कंपनीज़ के लिए भी अकाउंट अप्रूवल के लिए MGT14 जो है वो कंपलसरी है और मैक्सिमम कंपनीज़ का डिफ़ॉल्ट इसी में होता है. अकाउंट अप्रूवल वाला जो MGT14 है वो अक्सर रह ही जाता है सबसे. इससे भी मज़े की बात यह है कि ये हमें याद कब आता है. ये हमें तब याद आता है या तो जब हमारा सेक्रेटेरियल ऑडिट चलता है और ऑडिटर हमें कहता है कि जी अपने MGT14 दिखाइए, या फिर अगर आपके ऊपर सेक्रेटेरियल ऑडिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो जब आप शिफ्टिंग के लिए या कन्वर्जन के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जाते हैं जहाँ पे आपको फिर वापस ROC से NOC चाहिए, उन केसेस में आपको याद आता है जब ROC आपको रिमार्क लगा के देता है कि आपने अपना MGT14 जो है वो फाइल नहीं किया है. अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर तो ये आपको टाइम से याद आ जाए तब तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज MGT14 एक ऐसा फॉर्म है जिसका प्रोविज़न ये कहता है कि आपको जो कॉन्डोनेशन है, जैसे पहले चार्ज के फॉर्म में होता था कि 300 डेज के बाद फाइल करना है. कब करना है? 300 डेज अगर आपके फॉर्म को डिले है तो फाइल करना है. इसमें 30 + 270 डेज को मिला के 300 डेज हमने लिखा है कि 300 डेज तक तो आप लेट फीस के साथ कर सकते हैं, या ये कह लीजिए एडिशनल फीस होती है हम लोगों की अप टू 12 टाइम्स वो आएगी, उसके साथ आप इसे फाइल कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब ये जो 300 दिन है ये निकल जाते हैं. ऑल्दो जब मैं आपको बता रही हूँ तो आपको लगता है या सुनने में हमें लगता है 300 दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें ये फॉर्म याद नहीं रहता और हमें वो अगले साल जब ये 300 दिन निकल जाते हैं तब याद आता है, तब हमें जाना पड़ता है कॉन्डोनेशन के लिए. यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि MGT14 का जो डिले है ये कंडोन होता है, कंपाउंड नहीं. तो क्या डिफरेंस है कॉन्डोनेशन और कंपाउंडिंग में? अगर मैं इसमें आपको एक बेसिक डिफरेंस बताऊं तो कंपाउंडिंग डिफॉल्ट गुड करने के बाद होती है. जैसे कि आपने देखा होगा AGM की कंपाउंडिंग, अगर आपका AGM में डिले होता है तो पहले आपको AGM कंडक्ट करानी पड़ती है, उसके बाद आप जाके कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगाते हो. लेकिन कॉन्डोनेशन के केस में ऐसा नहीं होता. इसमें आपको पहले अपना जो डिले होता है उसे कंडोन कराना पड़ता है, जैसे कि MGT14 के केस में. या फिर आप जैसे NCLT में भी जाते हैं, कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, उसमें टाइमलाइन में आप नहीं कर पाते तो भी आपको कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है. अब अगर हम वापस अपने टॉपिक पे आएँ और बात करें MGT14 के कॉन्डोनेशन की, तो MGT14 का जो कॉन्डोनेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, जो कि ये सेंट्रलाइज पावर जो है ये MCA में, शास्त्री भवन में, दिल्ली में है. इसके लिए आपको CG1 में एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है.
जिसमें कि आपको कॉन्डोनेशन का एक एप्लीकेशन CG1 में फाइल करनी होती है, जिसमें कि आपको अपने डीले का सारा रीज़न जो है, पूरा अपना केस उसमें बताना पड़ता है और CG1 आपको फाइल करना पड़ता है। जब आप फाइल कर देंगे, आफ्टर फाइलिंग दिस एप्लीकेशन, जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है, अगर आपका ये फॉर्म अप्रूव हो जाता है और आपके पास ऑर्डर आ जाता है, तो इस ऑर्डर को आपको IC28 में फाइल करना पड़ता है और उसके बाद कहीं जाके आप फाइल कर सकते हैं अपना MGT14। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी को बताएं या अपने क्लाइंट को बताएं, तो CG1 की जो फीस होती है वो नॉर्मल फीस की तरह नहीं आती कि मैक्सिमम 600 रुपये तक आएगी। ये बल्कि आती है कैपिटल के हिसाब से। रिसेंटली ही हमने कुछ एप्लीकेशंस फाइल की हैं जिसमें 20-20 हज़ार तक की फ़ीस आई है। इसकी एक टेबल है जिससे ये फ़ीस जो है ये कैलकुलेट होती है अकॉर्डिंग टू द कैपिटल। अगर आपका CG1 रिजेक्ट हो गया तो आपके ये पैसे जो हैं ये वेस्ट हो जाते हैं, आपको ये पैसे वापस नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए CG1 जब आप फाइल करें तो इसे बहुत ध्यान से करें और अपनी जो एप्लीकेशन है उसे बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करें। अगर आपको इस एप्लीकेशन का जो ड्राफ्ट है वो चाहिए तो आपको पता ही है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म का लिंक दूंगी, आप उसे फिल कर दीजिएगा एंड वी विल शेयर द ड्राफ्ट एप्लीकेशन विद यू। अच्छा, इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसका पीनल प्रोविज़न पढ़ते हैं तो इसका पीनल प्रोविज़न पेनल्टीज़ बताता है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो जो हमने कॉन्डोनेशंस कराई हैं उसमें अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या तो कोविड की वजह से कह लीजिए या जिस भी रीज़न से कह लीजिए थोड़ी सी जेनरस है, पेनल्टीज़ नहीं आ रही हैं। तो इनकेस अगर आपका कोई भी डिले है, यू कैन गो अहेड एंड गेट दिस फाइल्ड। अगर आपका डिले 300 दिन से ज़्यादा है तो आपको कॉन्डोनेशन करानी ही पड़ेगी, बट येस, पेनल्टी का जो है वो नहीं आएगा। दूसरी बात इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि एडिशनल फीस के साथ अगर आप फॉर्म फाइल करते हैं तो पेनल्टी आ सकती है कभी भी फ्यूचर में, लेकिन कॉन्डोनेशन अगर आपने एक बार करा ली तो शायद आपको पेनल्टी फिर नहीं आएगी, बिकॉज आप कॉन्डोनेशन के लिए ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं। This is all about condonation of MGT14. Stay tuned for more such updates. Thank you so much.